हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे एसपी के बी सेक्शन में चैप्टर 5। ये हम कंपनी का संचालन इसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि कंपनी की संचालक क्या होता है और उसका संचालक और संचालन मंडल क्या होता है, किस प्रकार से होता है। अब हम पढ़ेंगे संचालकों की संख्या तथा उनका पहचान क्रमांक, ये क्या होता है। संचालकों की संख्या, सबसे पहले सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम 3 संचालक और निजी कंपनी के लिए कम से कम 2 संचालक होना आवश्यक है। यानी सार्वजनिक जो कंपनी होती, जो सबकी जो कंपनी होती, जो गवर्नमेंट की सबकी, उसमें कम से कम 3 संचालक का होना आवश्यक है और निजी कंपनी के लिए कम से कम 2 संचालकों का होना आवश्यक है। यह है संचालकों की संख्या कि निजी में कितनी होनी चाहिए और सार्वजनिक में कितनी होनी आवश्यक है। एकल व्यक्ति कंपनी के लिए, यानी जो व्यक्ति एक ही कंपनी चलाता है, उसके लिए एकल व्यक्ति कंपनी में कम से कम 1 संचालक होना जरूरी है। एक संचालक का तो होना जरूरी है ना, जो एक ही व्यक्ति की कंपनी है। उसमें भी कंपनी में अधिक से अधिक 15 संचालक रखे जा सकते हैं, यानी कम से कम तो 1 होना जरूरी है और अधिक से अधिक उसमें 15 रखे जा सकते हैं। इतने संचालक कंपनी के अंतर्गत हो सकते हैं। परंतु कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित कर 15 से अधिक संचालकों की नियुक्ति भी कर सकती है अगर ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी है, उसका काफ़ी क्षेत्रों में विस्तार फैला हुआ है, दूर दूर के देशों तक, तो वो अपने में बहुमत पारित करके, यानी प्रस्ताव पारित करके कि हाँ हमें ज़रूरत है, तो उसके अनुसार वो और संचालकों की नियुक्ति भी कर सकती है। ये तो था हमारे संचालकों की संख्या। अब है एक व्यक्ति कितनी कंपनियों में संचालक बन सकता है। कोई भी एक व्यक्ति निजी और सार्वजनिक कंपनी में अलग अलग प्रकार के संचालक सहित एक साथ अधिक से अधिक 20 कंपनी में संचालक के रूप में पद धारण कर सकता है। यानी एक जो संचालक है वो सार्वजनिक और निजी, इनको मिलाकर के कम से कम 20 कंपनी में आराम से वो संचालक का काम कर सकता है, यानी 20 कंपनियों को वो संभाल सकता है। परंतु एक व्यक्ति की सार्वजनिक कंपनी में संचालक के रूप में अधिक से अधिक 10 कंपनी ही नियुक्ति कर सकता है। लेकिन जो सार्वजनिक जो कंपनी होती है उसके अंतर्गत क्या होता है कि अधिक से अधिक सिर्फ 10 कंपनी में ही वो नियुक्ति कर सकता है, 10 कंपनियों में ही काम कर सकता है, संचालन कर सकता है। परंतु कंपनी कानून में ऐसा भी प्रावधान किया गया कि कंपनी के अंशधारी विशेष प्रस्ताव द्वारा ये संख्या कम कर भी सकते हैं। मतलब जहां जरूरत नहीं होगी तो कंपनी में प्रस्ताव पारित करके जो संचालकों की संख्या उन्हें कम भी किया जा सकता है। यदि सार्वजनिक उपयुक्त नियमों को भंग करके नियुक्ति स्वीकार करता है तो वह दंड के लिए शिकायत पात्र भी बनता है। अगर किसी इस प्रकार के संचालक जो भी उनको नियम बताए गए हैं उनके अनुसार अगर वो नियमों का पालन नहीं करता, उनको भंग करता है, तो जब वो नियुक्ति स्वीकार करता है तो उसी समय बताया जाता है और वह दंड का फिर पात्र भी बन जाता है, यानी उसे सजा भी दी जा सकती है। अब है संचालकों का पहचान क्रमांक क्या होता है। जो व्यक्ति कंपनी का संचालक बनना चाहता है उसे केंद्र सरकार को संचालक पहचान क्रमांक आवंटन के लिए नियत किया आवेदन पत्र देना पड़ता है। यानी वो अपना अगर मान लीजिए संचालक पद ग्रहण करना चाहता है तो उसको सभी अपने आवेदन पत्र में जो भरे हुए पहचान पत्र है, जो आईडी प्रूफ वगैरह है, कहाँ काम किया था, कितने साल किया है, तो ये सारा डेटा भी उन्हें पहले आवेदन पत्र के साथ ही देना पड़ता है। आवेदन पत्र मिलने की तारीख से केंद्र सरकार 1 माह में आवेदक को संचालक पहचान क्रमांक देगी। यानी अगर उनको सही लगता है संचालक तो फिर वो पहचान क्रमांक भी उन्हें दे देती है 1 महीने के अंतर्गत। कोई भी व्यक्ति का दूसरा संचालक पहचान क्रमांक प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। उस समय एक पहचान पत्र एक व्यक्ति के लिए ही होता है, तो दूसरा व्यक्ति उसे नहीं दे सकता।
इस पहचान क्रमांक का विवरण होने के 1 मास में जिस कंपनी में संचालक हो वहाँ पे जानकारी भी देनी पड़ती है कि वह पहले कहाँ संचालक बन रहा था या बनना चाहता है, उसकी संपूर्ण जानकारी अभी देनी पड़ती है। अब है कंपनी अपने सभी संचालकों के पहचान क्रमांक की नियत फीस के साथ कंपनी रजिस्ट्रार को जानकारी देगी। अब जो फॉर्म भरा है उसकी फीस तो होती है, तो वो जारी फीस और रजिस्टर उस दोनों के पास वो जो पहचान पत्र वगैरह था, जो उसकी पूरी डिटेल्स वगैरह थी, वो सभी किसको देगी? कंपनी रजिस्ट्रार को दे देगी। यदि कंपनी निर्धारित समय में जानकारी नहीं दे तो कंपनी का प्रत्येक दोषी अधिकारी दंडित का पात्र होगा। अब वो जो कंपनी में निर्धारित जो भी नियम वगैरह पहचान पत्र वगैरह दे दिया, अगर उन्हें फिर वापस से अगर नहीं रखना है, वापस से नहीं दिया गया, तो कंपनी के जो भी अधिकारी हैं वो सभी इसके दोषी कहलाएंगे, यानी उन सबको ही दंड प्राप्त होगा। संचालकों की नियुक्ति और प्रकार। सबसे पहले है संचालकों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। कंपनी कानून के अनुसार किसी भी कंपनी का संचालक संयुक्त रूप में संचालक मंडल के द्वारा ही किया जाता है, यानी मेन तो कौन करेगा? संचालक मंडल ही उनको संयुक्त रूप से मिलकर के नियुक्त करती है। इसीलिए प्रत्येक कंपनी को संचालकों की नियुक्ति करना भी जरूरी है। अब संचालक होना भी आवश्यक हो जाता है हर कंपनी में, क्योंकि कंपनी का मालिक क्या होता है, अकेले तो ये सब चीज़ें देखभाल कर नहीं सकता, तो उसे इन सब अपने काम को हल्का करने के लिए संचालक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कंपनी में संचालक के रूप में साझेदारी पेडी ट्रस्ट कोई भी कंपनी व्यक्तियों का संघ की नियुक्ति संचालक के रूप में नहीं की जा सकती है। संचालक के रूप में मात्र जीवित व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। कंपनी कानून 2013 के अनुसार संचालकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान निम्नलिखित है, यानी जो भी 2013 के अनुसार जो संचालक पास किया गया था, जो कानून पास किया गया था, उसके अंतर्गत जो कानून कंपनी कानून जो बनाया गया था उसके अंतर्गत रह कर ही संचालक की नियुक्ति की जाती है। इसमें फर्स्ट है प्रथम संचालक की नियुक्ति। जब प्रथम संचालक की नियुक्ति के लिए कंपनी के नियमन पत्र में प्रावधान नहीं किया गया हो तो कंपनी के आवेदन पत्र में सही करने वाले व्यक्ति को कंपनी का योग्य रूप से नियुक्त संचालक माना जाता है। अगर मान लीजिए आवेदन कर रहा है, किसी व्यक्ति ने आवेदन किया है संचालक बनने के लिए, तो उसने क्या किया, आवेदन पत्र में साइन करने वाले व्यक्ति अगर उसको कंपनी के योग्य वो व्यक्ति लगता है तो फिर उसकी नियुक्ति कर दी जाती है, यानी उसे संचालक मान लिया जाता है। एकल व्यक्ति की कंपनी में कंपनी के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों के द्वारा संचालक अथवा संचालकों की नियुक्ति नहीं की जाए तब तक एक व्यक्ति की कंपनी का व्यक्ति सदस्य अथवा प्रथम संचालक ही माना जाता है। जब तक दूसरा कोई व्यक्ति अगर उस पद के लिए आ नहीं जाता तब तक वो पहले वाला जो संचालक था वो ही कार्यभार संभालता रहता है। जब कंपनी द्वारा अन्य संचालकों की नियुक्ति योग्य रीति से होती है तब वह प्रथम संचालक के रूप में हट जाता है, और जैसे ही दूसरे संचालक की सही रूप से नियुक्ति कर दी गई तो जो पहला व्यक्ति है, पहला संचालक है, वो अपने आप ही हट जाएगा। अब प्रथम संचालकों के बाद संचालकों की नियुक्ति। पहले प्रथम संचालक की नियुक्ति हो गई, उसके बाद के संचालकों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। कंपनी के प्रथम संचालकों की मुद्दत कंपनी की प्रथम सामान्य सभा के दिन ही पूरी हो जाती है, यानी जो पहली सभा होती है उसमें ही पूरी कर दी जाती है। कंपनी की ओर से प्रत्येक संचालक की नियुक्ति सामान्य सभा में की जाती है, जो प्रतिवर्ष इस प्रकार से होता है, यानी हर साल जो सभा होती है उसके अंतर्गत ही जो अन्य जो संचालक है उनकी नियुक्ति उसी समय कर दी जाती है। जिस वार्षिक सामान्य सभा में कोई संचालक निवृत्त हो रहा हो, यानी जब सभा की गई हो साल में और मान लीजिए उस समय कोई संचालक हट गया हो या छोड़ दिया हो, वो जगह खाली हो, तो उसकी जगह खाली पर कंपनी निवृत्त हो रहे संचालक को नियुक्त कर सकती है। अगर वो जगह खाली है और कोई निवृत्त होने वाला व्यक्ति है तो जो खाली स्थान है संचालक का वो उस व्यक्ति को दे दिया जाता है, यानी उस व्यक्ति को उसमें नियुक्त कर दिया जाता है। सामान्य सभा में अथवा अन्य रीति
से कंपनी की ओर से संचालक के रूप में नियुक्ति के लिए सूचित किए गए व्यक्ति को अपना संचालक पहचान क्रमांक प्रस्तुत करना पड़ता है। यानी अपना आईडी प्रूफ, संपूर्ण डेटा जो कंपनी को ज़रूरत होती है वो सारे कंपनी को जमा करवाने पड़ते हैं। वह व्यक्ति संचालक बनने के लिए कोई अयोग्यता नहीं रखता हो, ऐसी घोषणा भी करनी चाहिए। यानी कंपनी के है तो कंपनी में तो योग्य व्यक्ति की ज़रूरत होती है, यानी काम करने का कुशल और कुशाग्र, तेज बुद्धि वाला, स्फूर्ति वाला, यानी ऐसा सब कुछ होना। अगर अयोग्यता है तो रख लेंगे, अयोग्यता है तो फिर उसे कंपनी में नहीं रखा जाता। संचालक के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति 30 दिन में पद पर आरूढ़ होने के लिए सहमत है, ऐसी सहमति देनी पड़ेगी उसे। ये जो भी पद वो संभालेगा तो उसे ये सहमति देनी पड़ेगी कि मैं 30 दिन यहाँ पर मतलब 30 दिन यहाँ पे कंपनी में कार्यरत रहूँगा। संचालक के रूप में नियुक्त ऐसी सहमति देनी पड़ेगी जिसे कंपनी रजिस्टर के समक्ष पेश करनी पड़ेगी। जो कंपनी का जो रजिस्टर होता है उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें पेश करनी होती है। ये लिखा हुआ एक साइन करा हुआ पत्र होता है। संचालकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान नियमन पत्र में दर्शाए जाते हैं। यदि कंपनी के नियमन पत्र में प्रत्येक सामान्य सभा के सदस्य समय सभी संचालकों की निवृत्ति का प्रावधान किया गया हो तो सभी संचालक निवृत्त होंगे, परंतु सामान्य रूप से ऐसा प्रावधान कंपनी के नियमन पत्र में नहीं होता। ऐसे संयोग में सार्वजनिक कंपनी के संचालकों की कुल संख्या का कम से कम 2/3 भाग के संचालक क्रम अनुसार निवृत्त होने के पात्र हैं। यानी जब ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है कि जब मर्जी हो तभी कंपनी से हम छूट सकते हैं। ये एक आवेदन पत्र में संपूर्ण चीज़ें लिखी हुई होती है कि 30 दिन सही समय पे आना है, सही काम किया जाएगा और योग्य वाले व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है। ऐसे 2/3 भाग के संचालकों में प्रतिवर्ष सबसे वरिष्ठ ऐसे 1/3 भाग के स्वतंत्र संचालक क्रमशः निवृत्त होते हैं। जो सबसे वरिष्ठ होते हैं यानी जो सबसे योग्यता वाले होते हैं उनमें से ही 1/3 भाग स्वतंत्र संचालक क्रमशः अपने मन से निवृत्त हो जाते हैं, यानी कंपनी को छोड़ते हैं। परिणाम स्वरूप 3 वर्ष की अवधि में क्रम के अनुसार निवृत्त होते 2/3 भाग के सभी ही संचालक बदल दिए जाते हैं, यानी अपने मन से ही कंपनी के से निवृत्त हो जाते हैं। निवृत्त हो रहे संचालकों की खाली जगह पर कंपनी के निवृत्त हो रहे संचालकों में से फिर से नियुक्त किया जाता है। जब निवृत्त होते हैं यानी छूटते हैं किसी कारण से, पद खाली होता है तो उन्हीं में से संचालक को चुन करके कंपनी रख लेती है। यह था प्रथम संचालकों के बाद, यानी प्रथम संचालक तो हो गया नियुक्ति, उसके बाद जो संचालकों की नियुक्ति होती है वो किस प्रकार से होती है। अब है संचालकों के प्रकार, यानी कितने प्रकार होते हैं संचालकों के। कंपनी एक विशाल संकुल होने के कारण संचालकों के बिना नहीं चल सकती। कंपनियां बड़ी बड़ी होती है तो बिना संचालक के तो कंपनी चल ही नहीं सकती। इसमें निम्नलिखित प्रकार है। पहला स्वतंत्र संचालक, दूसरा प्रबंध संचालक, तीसरा मनोनीत, चौथा अतिरिक्त संचालक, पांचवा वैकल्पिक संचालक, छठा संचालकों का समय पूर्ण होने से पूर्व संचालन की नियुक्ति, सातवां छोटे अंशधारियों के द्वारा चुना गया संचालक। यानी ये कुल मिला के 7 प्रकार होते हैं संचालकों के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वतंत्र संचालक क्या होता है। कंपनी कानून 2013 में यह नया प्रावधान है, प्रत्येक कंपनी में कम से कम 1/3 भाग के संचालक होंगे। यानी कंपनी में ये 2013 में जो कानून बना था कंपनी कानून, उसमें ऐसा लिखा गया था कि 1/3 कंपनी में कम से कम 1/3 भाग में संचालक होंगे जो कार्यभार को संभालेंगे। केंद्र सरकार सार्वजनिक कंपनी के वर्गों के लिए स्वतंत्र संचालक की न्यूनतम संख्या निश्चित कर सकती है, यानी कम से कम कितनी संख्या वो रख सकती है। कोई भी कंपनी हो मतलब उन्हें इतनी स्वतंत्रता है, छूट इसलिए है कि कंपनी में जिस प्रकार का काम होता है उतने ही संचालक मनोनीत किए जाते हैं। स्वतंत्र संचालक अर्थात ऐसा व्यक्ति जो प्रबंध संचालक नहीं हो अथवा पूर्ण समय का संचालन नहीं हो या नॉमिनी मतलब मनोनीत संचालक भी नहीं हो।
यानी इस प्रकार का संचालक रखते हैं कि वो स्वतंत्र संचालक है, स्वतंत्र, उसको किसी चीज़ की कोई बंदिश नहीं है। उसका काम है कंपनी की देखभाल करना, कंपनी का विस्तार किस प्रकार से किया जाए। स्वतंत्र संचालन की नियुक्ति डेटा बैंक में से की जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा निर्दिष्ट संस्थाओं को इस प्रकार की डेटा बैंक खड़ी करनी पड़ती है, जिसमें स्वतंत्र संचालक के रूप में काम करने के लायक इच्छुक व्यक्तियों के नाम, पते और योग्यता दर्शाई होती है। ये जो बैंक में जो डेटा होती है, डेटा किस चीज़ की होती है? हमारी संपूर्ण इंफॉर्मेशन, यानी कितना काम किया गया है, किस प्रकार से, उनकी योग्यता, उनका नाम, उनका पता, ये सब चीज़ें, एक्सपीरियंस, ये सब उसमें लिखी हुई होती है। उसके जरिए ही देख करके संचालकों की नियुक्ति की जाती है। ऐसी पसंदगी करते समय कंपनी को योग्य सावधानी भी रखनी चाहिए। उनकी नियुक्ति सामान्य सभा में मान्य भी होनी चाहिए। यानी अब ऐसे कंपनी उनको रख लेगी तो उनकी संपूर्ण जांच पड़ताल करना कंपनी का कर्तव्य है। स्वतंत्र संचालक की मुद्दत सतत 5 वर्ष की होती है। कम से कम वो 5 साल के लिए मनोनीत होते हैं। स्वतंत्र संचालक पुनः नियुक्ति का पात्र है। अगर वो सही काम कर रहा है तो 5 साल फिर उसको वापस से वो काम पे लग सकता है, परंतु उस संबंध में कंपनी को विशेष ठहराव पारित करना होगा और बोर्ड की रिपोर्ट में ऐसी नियुक्ति की घोषणा भी करनी चाहिए। अगर उसे वापस से 5 साल के लिए रखा जाएगा तो सबसे पहले कंपनी को क्या ठहराव पारित करना होगा, भाई क्या कारण है जो ये आगे करेगा, ऐसा कुछ प्रस्ताव रखना होगा। अब मान लीजिए योग्यता और कंपनी का अच्छा कर रहा है, कंपनी लाभ में जा रही है उसके मेहनत से, तो फिर उसे वापस से रख लिया जाता है और ये घोषणा भी कर दी जाती है कि आने वाले 5 साल में भी यही इस स्वतंत्र संचालक रहेंगे। उसमें पसंद किए व्यक्ति को स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्ति के कारणों का निर्देश भी देना चाहिए कि किस प्रकार से उन्हें रखा जा रहा है। परंतु कोई भी स्वतंत्र संचालक अधिक से अधिक 2 मुद्दत अर्थात 10 वर्ष से अधिक समय पद धारण करने के 3 वर्ष पूरे होने के बाद फिर से नियुक्ति के लिए योग्य। अगर कोई भी व्यक्ति है 10 यानी 2 बार नियुक्ति किया तो 10 साल हो गए, 10 साल के बाद 3 साल का गैप करके वो वापस से 3 वर्ष पूरे होने के बाद फिर से नियुक्ति के योग्य, यानी 3 वर्ष उसे हटा करके फिर से वो नियुक्त हो सकता है। इस 3 वर्ष के दौरान स्वतंत्र संचालक को कंपनी में कोई भी ऐसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो 3 साल है उसमें अब कंपनी उसमें नहीं लेगी। 3 साल के बाद वापस कंपनी उसे ले सकती है। स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति के समय निम्न बातों को ध्यान रखना भी आवश्यक है। पहला है, स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति बोर्ड के मत के अनुसार स्वतंत्र क्षेत्र का निशांत अनुभवी योग्य होना चाहिए। यानी उसमें अच्छे गुण होने चाहिए, अनुभव होना चाहिए, ताकि कंपनी में इमीडिएट भी कई बार क्या होता है निर्णय लेना पड़ता है। दूसरा है, ऐसा व्यक्ति कंपनी या गौण कंपनी या सहायक कंपनी का प्रवर्तक नहीं होना चाहिए। जो स्वतंत्र संचालक है उसके ऊपर ये बंदिश होती है कि कोई भी ऐसा गौण कंपनी या कोई भी सहायक कंपनी है उसका भी वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए, यानी उसके अंदर संलग्न नहीं होना चाहिए। तीसरा, ऐसा व्यक्ति कंपनी का कोई प्रवर्तक संचालक का संबंधी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिश्तेदारी के चक्कर में उसको खास है, जान पहचान है, तो उसे 5 से डबल इसलिए भी कर दिया गया क्योंकि ये अपना खुद का है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के कंपनी के साथ गौण संबंध या सहायक कंपनी के साथ उसके संचालक प्रवर्तक के साथ कोई आर्थिक या वित्तीय व्यवहार पहले के 2 वर्ष के दौरान नहीं हुआ होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब आती कोई पैसे का लेन देन होता है तो उसके कारण भी उन्हें फिर जोर ज़बरदस्ती, डर, बंदिश इनके कारण भी रखना होता है, तो ये सब चीज़ें भी पहले से नहीं होनी चाहिए। कंपनी के मुख्य संचालकीय पदाधिकारी के साथ नियुक्ति के पूर्व के एमपी के साथ नियुक्ति के पूर्व के 3 वर्ष में कोई भी प्रकार का संबंध भी नहीं होना चाहिए। अब है प्रबंधकीय संचालक। ये तो हमने पढ़ा स्वतंत्र संचालक। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रबंधकीय संचालक।
प्रबंधकीय संचालक की कार्यकारी संचालक के रूप में भी पहचाना जाता है। इसको कार्यकारी संचालक भी बोल सकते हैं, जो प्रबंध करता है, देखभाल करता है उसे। वर्तमान समय में वाणिज्य व्यवस्थापन का विशाल उत्कृष्ट उदाहरण कंपनी स्वरूप है, जिसका संचालन कुशलता, नीतिमत्ता और धंधाकारी कौशल मांग लेता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो प्रबंध करता है, जो मैनेजमेंट, जो देखभाल करता है, मैनेजिंग करता है, किस प्रकार से कौन सा काम करवाना है, तो उनका कौशल भी, यानी कितने वो कुशल है, वो भी देखा जाता है। कंपनी का संचालन संचालक मंडल के द्वारा ही किया जाता है। यानी जब कंपनी का संचालन करेंगे तो वो करने वाला होगा संचालक मंडल। कंपनी के संचालक मंडल के सदस्य अलग अलग शहरों में फैले होने से कंपनी का दिन प्रतिदिन का प्रबंध संभाल नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा काम होता है कंपनी का, अलग अलग जगह पे होता है, तो ये सब काम संभालने के लिए काफ़ी समस्या होती है, जो एक व्यक्ति नहीं संभाल सकता। दिन प्रतिदिन का प्रबंध संभालने के लिए प्रबंधकीय संचालक या पूर्ण समय का संचालक या मैनेजर की नियुक्ति की जाती है, जो पूरा समय अपना इस कंपनी में दे सके। ऐसे व्यक्तियों की कंपनी को आवश्यकता होती है, इसीलिए उन्हें नियुक्त किया जाता है, जिसका कार्य कंपनी में दिन प्रतिदिन का प्रबंध करना और संचालक मंडल के द्वारा किए गए नीति विषयक निर्णयों का अमल करना होता है। यानी जो भी संचालक मंडल ने जो नीति नियम बनाए थे, उसके अनुसार उन्हें फॉलो करना है, खुद भी करना है और सामने कर्मचारियों को भी करवाना है। इस प्रकार से उन्हें उनके अंतर्गत रह करके ही काम करना पड़ता है। प्रबंधकीय संचालन की नियुक्ति संचालक मंडल के द्वारा ही की जाती है। तीसरा है इसमें मनोनीत संचालक। संचालक मंडल कंपनी के नियमन पत्र के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित संयोगों में मनोनीत संचालक नियुक्त कर सकते हैं। पहला है इसमें किसी संस्था के साथ हुए करार अनुसार नॉमिनेट किसी व्यक्ति को संचालक के रूप में नियुक्ति दी जाती है। यानी होता है ना कि संस्था के साथ जो भी कोई व्यक्ति करार करा हुआ है, समझौता किया हुआ है, तो उसमें किसी नॉमिनेट व्यक्ति का जो नाम लिखा हुआ होता है, तो उसे भी नियुक्त किया जा सकता है। क्योंकि नॉमिनेट कब किया जाता है? जब उस पर पूरा भरोसा होता है, विश्वास होता है, इसीलिए उसको भी नियुक्ति दी जा सकती है। दूसरा है प्रवर्तमान कानून के अनुसार कोई संस्था द्वारा नॉमिनेट किया गया व्यक्ति संचालक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अगर किसी संस्था ने किसी व्यक्ति को नॉमिनेट किया है तो उस व्यक्ति को संचालक पद के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तीसरा है केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से सरकारी कंपनी में अंशधारण करने की दृष्टि से मनोनीत किए व्यक्ति को संचालक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी जो सरकारी जो कंपनी है उसमें किसी व्यक्ति ने पूंजी दे करके अंश लिए हैं, यानी उनका भी हिस्सा हुआ, अंश में हिस्सा हुआ, तो ऐसी दृष्टि से, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का हिस्सा होता है तो ऐसे व्यक्ति को भी, मनोनीत किए गए व्यक्ति को भी संचालक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और अब है अतिरिक्त संचालक, जो हमारा चौथा पॉइंट है। कई बार निशांत व्यक्ति या काम के व्यक्ति संचालक मंडल में लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को लेना जरूरी हो जाता है जो काफ़ी बुद्धिमान हो, कुशाग्र हो और जिनमें योग्यता हो। ऐसे व्यक्ति को लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है संचालक मंडल के रूप में। उसका समावेश किया न हो तब यदि कंपनी के नियमन पत्र में प्रावधान हो तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय अतिरिक्त संचालक नियुक्त कर सकते हैं। अगर किसी प्रावधान में अगर किया हुआ नहीं होता है तो कंपनी के नियमन पत्र में क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को और किसी भी समय में, यानी जब कंपनी में जो व्यक्ति जो कंपनी से रिलेटेड है, यानी ऐसा नहीं अनजान व्यक्ति को कौन लेगा, तो वो किसी भी समय में और किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त संचालक नियुक्त कर सकती है। वो क्यों कर सकती है? अगर मान लीजिए काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखभाल नहीं हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को लिया जा सकता है जो थोड़ा सा काम करवाने लायक हो, और उस समय भी नहीं देखा जाता और व्यक्ति भी नहीं देखा जाता, बस ये है कि वो काम करने योग्य होना आवश्यक है। परंतु जो व्यक्ति सामान्य सभा में संचालक के रूप में नियुक्ति
पाने में असफल हो तो उसे ऐसी नियुक्ति नहीं दे सकते। अगर जब सामान्य सभा जब होती है और कभी प्रस्ताव उसने पास किया हो कि उसने भी अपना प्रस्ताव रखा हो कि मैं भी संचालक के रूप में, लेकिन अगर मान लीजिए जब सभा में वो संचालक नियुक्ति पाने में उस समय जब असफल रह जाता है किसी कारणवश, तो ऐसे व्यक्ति को संचालक मंडल नियुक्ति नहीं करते हैं। ऐसे संचालक की मुद्दत वार्षिक सभा तक, बस उसको एक जो सभा हुई थी उस समय सिर्फ उसको 1 साल तक का काम करने के बाद उसे निवृत्त कर दिया जाता है। हमारा 5th पॉइंट है वैकल्पिक संचालक। कंपनी के संचालन में संचालक महत्वपूर्ण अंग है, यानी जो कंपनी को चलाता है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग किसका माना जाता है? संचालक का, क्योंकि चलाने वाला भी तो संचालक ही है। कंपनी के मालिक ने तो सिर्फ पैसे लगाए, लेकिन देखभाल जो करनी है, काम का ध्यान लगाना, वो सब करने वाला तो संचालक ही होता है। परंतु किसी भी कारण से संचालक 3 मास या उससे अधिक समय के लिए भारत से बाहर रहता हो तो उसके बदले जिस संचालक की नियुक्ति की जाए उसे वैकल्पिक कहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को चुना हुआ है और वो क्या है, कुछ समय के बाद, तो अगर मान लीजिए वो बाहर है कुछ महीने के लिए, यानी 2-3 महीने हो गए वो भी बाहर से आया नहीं है, तो ऐसे समय में क्या होगा, उसकी जगह, अब ऐसा तो है नहीं वो विदेश में गया है, बाहर गया है तो वो वहाँ से बैठा बैठा काम करेगा, तो उसकी जगह पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है उस समय के लिए जो व्यक्ति काम करने योग्य हो। और ऐसे व्यक्ति को जो नियुक्त किया जाता है उसे ही वैकल्पिक संचालक कहते हैं। वैकल्पिक संचालक के रूप में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए नियमन पत्र अथवा कंपनी की सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित करके नियुक्ति की जा सकती है, क्योंकि ज़रूरत रहती है कंपनियों को। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति चल गया तो फिर काम रुक जाएगा, काम तो रुक नहीं सकता। इसीलिए उस समय में कुछ समय के लिए ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, जो सामान्य सभा जब होती है उसी में प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के लिए अभी इसको कुछ समय के लिए रखा जा रहा है, और प्रस्ताव पारित करके उसकी नियुक्ति की जाती है। कंपनी कानून के अनुसार स्वतंत्र संचालक की जगह वैकल्पिक संचालक की नियुक्ति तभी की जा सकती है जब वह स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्ति पाने योग्य हो। वैकल्पिक संचालक की नियुक्ति भी कब होती है? जब वो स्वतंत्र संचालक के नियुक्त किया हुआ हो पहले से। ऐसा नहीं है हर किसी को तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि प्रस्ताव तो पारित किया ही जाता है, साथ में उसकी कार्य करने की योग्यता, क्षमता, ये सब चीज़ें भी देख करके उसकी नियुक्ति की जाती है। इस कंपनी में अन्य किसी संचालक के लिए वैकल्पिक संचालक पद धारण करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाती। अगर दूसरा पद है वैकल्पिक संचालक पद धारण करने वाले व्यक्ति की, यानी दूसरा कोई व्यक्ति है जो वैकल्पिक रहा हुआ, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कंपनी में नहीं की जाती। किस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है और कब की जाती है? जब वो व्यक्ति जो मनोनीत किया हुआ व्यक्ति है और 3 महीने लगातार वो 3 महीने से बाहर है किसी कारणवश और वो आ नहीं पा रहा है, तो ऐसे में जो जगह जब खाली होती है तो कंपनियों में खाली जगह नहीं रखी जाती, क्योंकि जो रोज़मर्रा के जो दिन प्रतिदिन के जो कार्य किए जाते हैं और जो प्रबंध किया जाता है कंपनी का, उसकी देखभाल करने के लिए कंपनी को एक संचालक की आवश्यकता होती है। और जब वो जगह जब वो काम नहीं हो रहा तो उस समय उस व्यक्ति की जगह पे एक व्यक्ति यानी एक संचालक की नियुक्ति करना आवश्यक होता है, और उसे कहते हैं वैकल्पिक संचालक। तो आज हमने पढ़े संचालक के संख्या तथा उनकी पहचान क्रमांक की। संचालकों की संख्या कितनी होती है? संचालकों की संख्या सार्वजनिक में कम से कम 3 होती है, और जो निजी होता है उसमें कम से कम 2 होनी आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना कंपनियों का किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं चल सकता। तो कंपनी में ही क्या, अभी मान लीजिए हमारे और कोई रोज़मर्रा के जो कार्य वगैरह होते हैं, हमारे में भी ऐसे ही होता है ना कि हमारा कार्य क्या अपने आप हम कर सकते हैं। हमारे काम के लिए या किसी भी प्रकार के काम करने के लिए हमें एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अकेला व्यक्ति बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं चला सकता। उनके लिए कंपनी को मालिक तो पैसा लगाता है, लेकिन कंपनी को संभालने के लिए संचालक व्यक्ति
व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। जो संचालक व्यक्ति की जो नियुक्ति की जाती है वो सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित करके नियुक्ति उनकी की जाती है, और नियुक्ति करने के बाद भी उसे उसमें योग्यता, कुशलता और काम करने के तरीके, ये सब चीज़ देखने के बाद ही उसकी नियुक्ति की जाती है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं। हम ये करीब करीब सब लोग साथ में इसके क्वेश्चन आंसर करते रहना। अभी जितना पढ़ा है इसके क्वेश्चन आंसर पीछे अगर इसमें आ रहे हैं तो आपको वो अभी करने हैं साथ के साथ। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।